Good evening, students. So my name is Gunjan. I'm third year MBBS student at AIMS Nagpur. So we were doing molecular basis of inheritance के NCERT exemplar के questions. So we will resume from where we have left. Very short answer type questions भी हमने कुछ questions कर लिए थे. Now we will start with question number 3 of very short answer type questions. Okay. So question number 3 is saying the enzyme DNA polymerase in E. coli is a DNA-dependent polymerase and also has the ability to proofread the DNA strand being synthesized. Explain. Discuss the dual polymerase. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज जो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के अंदर होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये प्रूफरीड करता है डीएनए स्ट्रैंड को जो बनने वाला है. तो हमें एक्सप्लेन करना है एंड डिस्कस करना है उस पॉलीमरेज के दोनों फंक्शंस को. उसके दो फंक्शंस होते हैं इस एंजाइम के. तो हमें पहले बात तो उस एंजाइम के बारे में बताना है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि इसके कौन से वो दो फंक्शन हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. डीएनए पॉलीमरेज uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides and hence it is called DNA dependent. सबसे पहले इसको हमने डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला है? क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन. ठीक है, पॉलीमराइजेशन मतलब रेप्लिकेशन होना डीएनए का. जब एक नया स्ट्रैंड डीएनए का प्रोसेस होता है तो ये एंजाइम मूव करता है. ठीक है, और स्पीड ऑफ पॉलीमराइजेशन को इंक्रीज कर देता है. तो इसका मतलब जब ये नया स्ट्रैंड बनता है, ठीक है, नए स्ट्रैंड को ये रीड करता है. प्रूफ रीड का मतलब ये है कि जब भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा तो ये उस जो एंजाइम है उसके सारे बेस पेयर्स को रीड करेगा और फिर उस स्ट्रैंड को बना के कपल अप कर देगा दो स्ट्रैंड के पेयर्स को. तो इसकी वजह से ये हेल्प करता है इन स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस. जो प्रोसेस की स्पीड है उसको भी बढ़ाता है और इसलिए इसका नेचर हमने ड्यूअल बोला है क्योंकि ये रीड करता है टेम्पलेट को और दूसरा ये प्रूफ रीड भी करता है नए स्ट्रैंड को. दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट ड्यूअल स्ट्रैंड. ठीक है, सो दिस इज द ड्यूअल नेचर ऑफ द स्ट्रैंड. नाउ हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस. वन सेकेंड. तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस synthesis of DNA on one strand, on one of the parental strands of the DNA. What happens to these short stretches of synthesized DNA? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो discontinuous synthesis हो रही है आपके DNA की on one of the parental strands of DNA, ठीक है, तो उसका क्या कारण है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों हो रही है? और दूसरा कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए बनते हैं जब एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है तो उनके साथ बाद में क्या होता है. सबसे पहले तो कैसे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है वो आपको समझना होगा. ये डायग्राम में देखिए मैंने दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं डीएनए के और यहाँ पे रेप्लिकेशन का फॉर्मेशन हो रहा है. इसमें एक लीडिंग स्ट्रैंड है आपका और एक लैगिंग स्ट्रैंड है. लैगिंग स्ट्रैंड आपका होता है फ्रॉम 3'. देखिए ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना, ये 3' वाला पोजीशन है, जो लेफ्ट में है ये 5' है. लैगिंग स्ट्रैंड होता है आपका 3' to 5', लीडिंग स्ट्रैंड होता है आपका 5' to 3'. तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है आपकी लैगिंग स्ट्रैंड पे. कैसे होती है? डीएनए पॉलीमरेज का ये एंजाइम है वो आता है और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है. क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो बस 5' to 3' मूव करता है, वो 3' to 5' मूव नहीं करता है. इसलिए वो पार्ट पार्ट में डीएनए पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनए को बनाएगा. तो छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएंगे. इन पार्ट्स का नाम होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है. लेकिन जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है जो 5' से 3' की तरफ जा रहा है, इस वाले स्ट्रैंड में जो प्रोसेस हो रही है फॉर्मेशन की वो हो रही है कंटिन्यूअस. ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे हैं. तो ये डिफरेंस होता है दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन में. तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या कोज है एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए का. मतलब जो डीएनए बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है ना उसका पहले तो पूछा है कि कोज क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको पूछा है कि कोज बता दो और फिर जो फ्रेगमेंट्स बने उनके साथ क्या हो रहा है. फ्रेगमेंट्स जो आपके बन रहे हैं उन फ्रेगमेंट्स के साथ क्या हो रहा है वो फ्रेगमेंट्स का पूछा है. तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस कोज का कारण है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसकी बात मैंने की. ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5' to 3' डायरेक्शन में ही मूव करेगा. ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड होता है 3' to 5' डायरेक्शन में.
तो इसलिए बाय लूपिंग बैक मैकेनिज्म स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड। तो इसलिए छोटे-छोटे स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए बनेंगे, फ्रेगमेंट्स में बनेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद उनके साथ क्या होगा, उनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। कुछ नहीं होता है बेटा, जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में लास्ट में जुड़ के पूरा एक बड़ा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना लेते हैं। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, वो डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम होता है, जिसकी हेल्प से ये सारे के सारे जो एरो में दिख रहे हैं ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, से आपस में जुड़ जाते हैं। और एंजाइम का नाम होता है आपका डीएनए लाइगेज। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 5th, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, जैसे AATGCAC, ये पूरा सीक्वेंस दे रखा है 3' to 5', ठीक है, और ये सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का। तो अभी आपको सीक्वेंस लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है, जिसमें पिरिमिडिन से प्यूरिन जुड़ेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। उसका सीक्वेंस बताना है और एमआरएनए का सीक्वेंस बताना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होता है ना, जो भी आपके कोडिंग स्ट्रैंड होता है सेम वैसा ही सीक्वेंस रहेगा, बस जो आपका टी होता है ना, टी की जगह वो नहीं, जो आपका टी होगा ना, टी की जगह वो क्या हो जाएगा, टी की जगह वो आपका यू हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अभी आपको कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस नहीं दिया है, आपको दिया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सीक्वेंस। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो सीक्वेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड के ऑपोजिट होता है, इसलिए एमआरएनए का सीक्वेंस भी कोडिंग स्ट्रैंड के, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऑपोजिट होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो सबसे पहले हम एक डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बताएंगे, तो उसमें टी की जगह जो जहाँ पे टी आएगा वहां पे हम यू नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए में टी होता है, थाइमिन होता है, और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो आपका सीक्वेंस बनेगा TTACG कैसे, ए की जगह आपने कॉम्प्लीमेंट्री दिया टी को, फिर टी की जगह आपने दिया कॉम्प्लीमेंट्री ए को, जी की जगह आपने दिया सी को, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन गया। लेकिन एमआरएनए का सीक्वेंस कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बस आपके जहां जहां पे टी आ रहे हैं उनको यू से रिप्लेस कर देना। तो देखो, ऊपर वाले में 2 टी थे तो आपने यू लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे टी था तो यू लगा दिया, मतलब क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह, बस यही कारण है कि आपने टी की जगह यहाँ पे यू लगाया है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट। लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन बोला है व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट। ठीक है, तो कहाँ है क्वेश्चन, हाँ ये रहा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछा है और फिर पूछा है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है टू स्टडी इट। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक म्यूटेशन होती है जो जेनेटिक लेवल पे होती है, एंड उस म्यूटेशन की वजह से जो भी आपके जीन्स का फंक्शन होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, मतलब मोर देन वन फंक्शन उस जीन का एक्सप्रेस हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशन, उसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब जीन के फंक्शन में कुछ वेरिएशंस आ जाना ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है जो यहाँ पे 3 लाइन में मैंने लिखा है। Polymorphism refers to the variation in the genetic level mutation that can be inherited and presented at high frequency in a population. ठीक है, मतलब जो भी वेरिएशंस आ रही है जेनेटिक लेवल में, किसकी वजह से, म्यूटेशंस की वजह से, ठीक है, जो इनहेरिट करती है, प्रेजेंट होती है हाई फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एरो के साथ आप देखते चलिए। फिर इसने पूछा कि क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता तो सबके सब एक जैसे दिखते, किसी के अंदर भी आपके जो जीन है वही इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन से अलग है, वेरिएशंस है। अगर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा तो सबके सब एक जैसे दिखेंगे, तो यही इसका इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस यही है कि अलाउ वेरिएशंस इन डीएनए ऑफ सिबलिंग्स। ठीक है, मतलब दो भाई बहन है, वो एकदम कॉपी, अगर 2 भाई हैं, ठीक है, बॉय नंबर 1 बॉय नंबर 2, 2 आर सिबलिंग्स, दोनों के दोनों एक जैसे दिखेंगे, चाहे वो ट्विंस हो ना हो, अगर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता तो। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है इसलिए 2 भाई बहन एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस हो रही है, तो उस कारण है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पहला तो इसका इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है ना, डीएनए, जैसे कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक इंसान के जीन को दूसरे इंसान के जीन से अलग बनाता है। तो जो फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग
होती है, जब भी कोई क्राइम होता है तो क्राइम साइट पे जब भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहाँ पे सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि फिंगरप्रिंट सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है? फिंगरप्रिंट अगर किसी एक हमने एक वेपन है, वेपन के ऊपर से फिंगरप्रिंट हटाया और उस फिंगरप्रिंट को अगर हम मैच कर पाए किसी एक इंसान से, तो वो इंसान क्रिमिनल निकलता है, ठीक है? सबके फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग होते हैं। एक तरह से वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम आता है और उसका कारण होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। आपको पता होना चाहिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कोड, explain the formation of any abnormal hemoglobin molecule. What are the non-consequences? है ना? What are the non-consequences of such a change? तो इसमें बोला है कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है जेनेटिक कोड के बारे में, उसके हिसाब से एक्सप्लेन करो फॉर्मेशन ऑफ कोई भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का और क्या नॉन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस चेंज के। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एक हीमोग्लोबिन को लेके, वो तो यही है ना कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो, अगर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा वो किस किस फॉर्म में होगा, HbA, HbA2 और HbF। 3 तरह के होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। उनका जो शेप होता है वो जैसे इस शेप को दिखा रखा है ना, एकदम रेड ब्लड सेल का शेप, एकदम ग्लोबुलर एंड सर्कुलर होता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन आपका HbS हो गया, मतलब जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में होता है, तो जो शेप होता है सिकल सेल वाले आरबीसी का, वो ऐसा हो जाएगा जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं डायग्राम के, ठीक है? तो ये जो सिकल सेल है ना, ये एक आसानी से ब्लड में फ्लो नहीं कर पाएगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और कोगुलेशन कर सकती है, आगे जाके और बीमारियां हो सकती है, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीन के अंदर म्यूटेशंस हो जाते हैं, जीन के अंदर वेरिएशन आती है। नॉर्मल सेल के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन का बीटा स्ट्रैंड होता है, उसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं CTC GAG, मतलब ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर सिकल सेल हो गया तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, तो वो CTC की जगह CAC हो जाएगा और GTG हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा म्यूटेशन थाइमीन को एडेनिन में बदल देने का जो म्यूटेशन है, CTC की जगह CAC हो गया, थाइमीन को एडेनिन में बदल दिया, उस म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल डिजीज होती है और सिकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन का नाम होता है HbS, ठीक है? तो बस यही आपको बताना है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कोड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपके हैं HbA, HbA2 and HbF. Alterations in genes for beta chain on hemoglobin results in formation of HbS type of hemoglobin, ठीक है? HbS मतलब सिकल सेल के लिए S लिखा है यहाँ पे, और दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से ही सिकल सेल एनीमिया होता है। इस डायग्राम के हिसाब से आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ। बस थाइमिन की जगह एडेनिन आ गया, छोटा सा म्यूटेशन हो गया, जिसको हमने पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। कौन सा म्यूटेशन बोलते हैं? हम इसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? लेट्स अंडरस्टैंड एंड सी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोल रहा है समटाइम्स cattle or even human beings gave birth to their young ones that are having extremely different sets of organs like limbs, position of eyes, form, ठीक है? इसमें बोला कि कुछ काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कैटल और ऐसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, ऐसे बच्चों को बर्थ दे देते हैं जिनके पास उनके हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, इनमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत ही डिफरेंट तरह के इनके, जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को देखा, उसके दोनों आँखों के ऊपर जो डिस्टेंस है, नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है दोनों आँखों के बीच में, वो कितना होता है? अराउंड 6 सेंटीमीटर होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 2 आँखों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है? इस तरह के एब्नॉर्मल बच्चों को भी कोई लोग जन्म दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसके बारे में बताओ कि क्यों होता है? इसका आंसर यही है कि जीन में कोई प्रॉब्लम है, वो जेनेटिक बीमारियां हो, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो, ठीक है? जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। तो इसमें लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट समटाइम्स कैटल और इवन ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एट एक्सट्रीमली डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे लेंथ और पोजीशन ऑफ द आई। पोजीशन ऑफ आई की बात करी है, जैसे मैंने बताया 2 आई के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो वो गैप बढ़ जाता है। इसलिए होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन सेट ऑफ जीन्स। इसलिए जीन्स के अंदर, सेट ऑफ जीन्स के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये आप रीजन इसका लिख के आओगे, जिसकी वजह से ऑर्गन डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है। तो 36
जो आपका 8 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, उसका आंसर आपको ये लिखना है। नाउ आपका है क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा यहाँ पे 36 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन प्लस किए। 11 के बाद जैसे 12 आता है ना, ऐसे किया है। तो ऊपर आपके एमसीक्यूज भी थे, कितने एमसीक्यूज थे? 28 एमसीक्यूज थे। 28 एमसीक्यूज के बाद 29, 30 ऐसे प्लस करते गई। बाकी ये सब सेम ही है, ठीक है। नॉट गोइंग गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ स्क्रीन्स दैट हैव बीन शोन हियर। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ न्यूक्लियस द नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ डीऑक्सी। ठीक है, इसमें बोला है कि कोई भी अगर आप न्यूक्लियस लोगे तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर होता है आपके राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का, वो 10 टाइम ज्यादा होता है नंबर ऑफ डीऑक्सी का। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी होते हैं, आरटीपी जिसको हम बोलते हैं, और डीटीपी भी होते हैं। ठीक है, तो जो आरटीपी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का नंबर होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है एक डीऑक्सी से। लेकिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ही ऐड होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो बस जो न्यूक्लियोसाइड ऐड होते हैं वो डीऑक्सी वाले होते हैं, राइबो वाले नहीं होते हैं। तो इसके पीछे का कारण पूछा, बहुत ही सिंपल सा कारण है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत बड़ा देते गए तो वो लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ अलग ही आंसर होगा, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 लाइन का ही आंसर है। क्या है इसका आंसर? है क्वेश्चन में बोला है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ही ऐड होते हैं। क्यों ऐड होते हैं? क्योंकि हम जो एंजाइम यूज करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो हाईलाइट करके मैंने सबके ऊपर लिखा। नाम नहीं, देखो नाम नहीं लिखा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये जो पॉलीमरेज वाला एंजाइम होता है ये डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब इसका राइबो शुगर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये बस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड करता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये बाइंड ही नहीं कर सकता राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये बाइंड ही बस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड पे कर पाता है। तो इसका रीजन यही है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू द राइबोन्यूक्लियोटाइड बिकॉज इट कैन नॉट accommodate 2H ग्रुप ऑफ द राइबोसुगर इन दैट। बाइंड ही नहीं कर पाता ये राइबोन्यूक्लियोटाइड पे, ये बाइंड ही बस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड पे कर रहा है। इसलिए ये ओनली इट एड्स ओनली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड आर स्पेसिफिक टू डीएनए टिपल्स। ठीक है, नाउ आपका क्वेश्चन नंबर हम आगे 10th पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th आपका क्या बोल रहा है? नेम ऑफ फ्यू एंजाइम, लेट्स स्क्रीन पे देखिए, हाईलाइट करते जा रही हूँ मैं। नेम ऑफ फ्यू एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन अदर देन डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज। इसके अंदर हमें बस एंजाइम्स के नाम बताने हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज के अलावा कुछ एंजाइम के नाम बताओ और उनके फंक्शन भी बताओ। डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज की तो बात हो गई, अब इनको कोई डिफरेंट नेम चाहिए एंजाइम्स के जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्राइमेज एक एंजाइम है, पहले नंबर पे लिखा है यहाँ पे प्राइमेज। आरएनएज एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। 3 एंजाइम और हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। प्राइमेज का फंक्शन क्या होता है? इट एड्स आरएनए प्राइमर्स टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। क्या फंक्शन होता है? ये आरएनए प्राइमर्स को ऐड करता है टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ये प्राइमर्स का फंक्शन होता है। आरएनएस का फंक्शन क्या होता है? रिमूव द आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। प्राइमेज ऐड करेगा, आरएनएस रिमूव करेगा। एक्सोन्यूक्लियस का न्यूक्लियस क्लीविंग करता है न्यूक्लियोटाइड्स की वन एट अ टाइम। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की क्लीविंग करेगा वन एट अ टाइम एक्सोन्यूक्लियस। ये फंक्शन होता है एक्सोन्यूक्लियस का। तो 3 एंजाइम लिख के आना है, जो अगर सारे एंजाइम पूछे इन्होंने, ठीक है, सारे एंजाइम पूछे तो आप पॉलीमरेज भी लिखोगे, लाइगेज भी लिखोगे, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। पॉलीमरेज भी लिखोगे, लाइगेज भी लिखोगे। पॉलीमरेज का काम क्या है? जो ऊपर पढ़ा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, पॉलीमराइजेशन कराता है। लाइगेज का यूज क्या है? जो भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं लास्ट में, उनको आपस में जोड़ देता है। प्राइमेज का आपको क्या लिखना है? प्राइमेज ऐड करता है आरएनए प्राइमर्स को टू टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ठीक है, आरएनएस का क्या है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है आरएनएस। एक्सोन्यूक्लियस क्लीविंग करता है न्यूक्लियोटाइड्स की। तो ये 3 भी आपको लिख के आना, प्राइमेज, आरएनए एंड एक्सोन्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी 3 वायरसेस। 3 वायरसेस के नाम लिखने हैं जिनके पास आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल। तो देखो ये तो एनसीईआरटी का लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। वायरसेस के नाम एनसीईआरटी ने अलग से लिख के दिए हैं जिनके पास आरएनए
जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस के नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए पहला वायरस का नाम आता है इबोला, इबोला, इबोला वायरस। दूसरा है टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस क्या होता है? टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है वो टोबैको के प्लांट पे अवेलेबल होता है, उससे टोबैको के थ्रू वो स्प्रेड होता है। टोबैको मोजाइक वायरस, इबोला वायरस, सार्स, सार्स तो सबको पता ही होगा, सार्स कोविड वायरस। सार्स कोविड जो वायरस है, सैटेलाइट अमीनो राइबोन्यूक्लिक ऐसे कुछ नाम है इसका, मेरे को नाम पूरा फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, पर सैटेलाइट जैसे कुछ नाम है ऐसे। सार्स कोविड वाला वायरस को बोलते हैं। सार्स वायरस के पास भी आरएनए मटेरियल होता है, डीएनए नहीं होता। इन 3 वायरस के नाम आपको लिख के आने हैं, एबोला वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड सार्स वायरस। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं, हमारे वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की बात हुई है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डिस्कस करना है कैसे ये हेल्प करेगा इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, और आपको डिस्कस भी करना है कि ये कैसे हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेशन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज द चेंज इन डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय पिकिंग अप द डीएनए फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म by picking up the DNA from the dead organism or environment, को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हुआ था। कुछ भी नहीं है, बस इतना सा समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म की जो डीएनए है उसमें आपने चेंज ला दिया। ठीक है, कैसे चेंज लाया? आपने एक डेड ऑर्गेनिज्म का डीएनए उठाया, ठीक है, उसको वहां से रिप्लेस कर दिया। ग्रिफिथ ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने, ग्रिफिथ साइंटिस्ट बन गया फर्स्ट, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया पे। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, फर्स्ट हाईलाइट का पॉइंट यू कैन सी हियर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का उसका एक बैक्टीरिया था, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, कुछ तो उसने ऐसे लिए ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए, जो जिंदा थे ही नहीं, ऑर्गेनिज्म ऐसे लिए थे जो जिंदा थे। उसने क्या किया, when the S string was injected into the mouse it died, but when the R string was injected it lived। R string और S string क्या था? S string वायरुलेंट था, R string था जो नॉन वायरुलेंट था। वायरुलेंट का मतलब है जो इन्फेक्शन कर सकता है। S string वायरुलेंट था, R string नॉन वायरुलेंट था। जब उसने माउस के अंदर S string डाला तो माउस मर गया, फिर उसने जब माउस के अंदर R string डाला तो माउस जिंदा रहा। तो जब भी हिट किल S string अलोन इंजेक्ट करा जाता है माउस के अंदर तो माउस जीता है। और जब R string मतलब जो कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है उसको अगर हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट करते हैं तो माउस तब भी मरता है। इसका मतलब ये है कि जब भी एस स्ट्रेन हम डालेंगे, मतलब जो वायरुलेंट स्ट्रेन है, तो माउस जो है वो मरेगा। लेकिन हमने जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, मतलब उस एस स्ट्रेन के अंदर कुछ थी इन्फेक्शन करने की, तो ऑलरेडी हमने मरा हुआ एस स्ट्रेन डाला था। स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे है बैक्टीरिया से, ऐसा बैक्टीरिया डाला था जो मरा हुआ था, तो उससे माउस जिंदा रहा। लेकिन जब हमने एक मरे हुए बैक्टीरिया के साथ एक जिंदा बैक्टीरिया डाला, लेकिन जो जिंदा बैक्टीरिया था वो इन्फेक्शन करने के लिए मतलब वायरुलेंट नहीं था, तो माउस मरा। इसका मतलब ये है कि जो आर स्ट्रेन था, जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, उसने अपना डीएनए बदला, मतलब ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि उसके आसपास एक मरा हुआ वायरुलेंट बैक्टीरिया था। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अगेन मैं बताती हूँ, चेंज इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज आ रहा है ना, बाय पिकिंग अप द डीएनए फ्रॉम द डेड। अगर कुछ डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा है एक ऑर्गेनिज्म के, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म के डीएनए को पिक कर लेगा, तो उसकी वजह से उस डीएनए में चेंजेस आएंगे। इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। तो आपको फर्स्ट ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर जैसे मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किए सारे पॉइंट्स नहीं लिखने आपको, तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए डाले हैं बस, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि उसने किया क्या था। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख के आ जाना आप। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, हु रिवील्ड बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें बोला कि किसने रिवील किया था बायोकेमिकल नेचर एक ट्रांसफॉर्मिंग
प्रिंसिपल का कैसे ये किया गया था, ये भी पूछा है कि कैसे किया गया था और किसने किया था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। ठीक है, गुंजन व्हाट्सएप चेक कर लो प्लीज। हेलो हेलो, yes. So question number second is asking who revealed biochemical nature of the transforming principle. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि डीएनए का चेंज हो जाना बाय अ डेड ऑर्गेनिज्म। अगर आसपास कोई डेड ऑर्गेनिज्म है तो उसके डीएनए की जो वो है डीएनए की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको अडेप्ट करना और खुद के डीएनए में चेंज लाना, जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है पहले तो नाम बताओ किसने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को रिवील किया था। मतलब उन्होंने पूछा है उन साइंटिस्ट का नेम बताओ। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कैसे किया था। पहली बात तो जो साइंटिस्ट के नेम थे वो थे ऑसवाल्ड एवरी। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होगा तो कुछ साइंटिस्ट के नाम उन्होंने लिए हुए हैं। सबसे पहले मेसेल्सन एंड स्टॉल की बात की है, उसके बाद उन्होंने ग्रिफिथ की बात की है, उसके बाद उन्होंने बात की है ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलियन मैकार्ट। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को रिवील किया था। तो क्या कैसे किया था उन्होंने बायोकेमिकल को प्योरीफाई किया फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन। एस्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन, उसको मार दिया था, तो डेड ऑर्गेनिज्म था, उनके बायोकेमिकल्स को उन्होंने प्योरीफाई किया। किसको प्योरीफाई किया? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को। फिर उसके उन्होंने इन सारे के सारे केमिकल्स को एक माइस के अंदर डाला विद आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन था, ग्रिफिथ ने ऊपर बात की थी। ठीक है, ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों को मिला के डाला था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्ट्रेन अलॉन्ग विद हिट किल एस्ट्रेन। उन्होंने सेम यही किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो केमिकल्स थे उनको निकाल लिया। क्या क्या? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, बाकी सब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उन्होंने रहने दिया। उसके बाद उन्होंने आर स्ट्रेन को उसके साथ डाला, तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन बस तभी हुआ था जब डीएनए था वहां पे, आरएनए, प्रोटीन या कुछ और भी था तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो वो इस कंक्लूजन पे आए कि डीएनए ही एक हेरिडेटरी मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहा है। डीएनए की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आ रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ रहा है। कोई नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बन रहा है, एक आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट से एस स्ट्रेन बन रहा है बिकॉज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को निकाल के डाला, फिर डीएनए के साथ डाला, फिर आरएनए के साथ डाला, फिर प्रोटीन के साथ डाला, और उन्होंने देखा कि जब डीएनए डाला तभी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। और वो कौन से साइंटिस्ट थे? ऑसवाल्ड एवरी। फर्स्ट सेकंड लाइन में देखिए, ऑसवाल्ड एवरी, ठीक है, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलीन मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस। हमें सिग्निफिकेंस बताना है हेवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन का इन द मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। देखो बैक टू बैक जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो साइंटिस्ट के ऊपर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ग्रिफिथ के ऊपर आया, सेकंड क्वेश्चन भी साइंटिस्ट के ऊपर आया, ऑसवाल्ड, कॉलिन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन मेसेल्सन एंड स्टॉल पे पूछ लिया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हेवी आइसोटॉप, आपको मैंने पहले थ्योरी बताई थी मेसेल्सन एंड स्टॉल की कि कैसे उन्होंने हेवी आइसोटॉप को यूज किया था। इफ यू रिमेंबर N14 N15 वाला एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था, बस उसी क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है कि उसी पूरा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना उसका सिग्निफिकेंस बताना है कि उन्होंने एक हेवी नाइट्रोजन को यूज क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है ना, सिग्निफिकेंस ये है कि एक हेवी नाइट्रोजन जब उन्होंने यूज किया तो वो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन था जो N15 उन्होंने यूज किया था। अगर वो एक हेवी नाइट्रोजन और रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को डीएनए के अंदर डाल के यूज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो आसानी से देख पाएंगे नॉर्मल, मतलब डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये मतलब है कि वो एक नॉर्मल डीएनए को अपने एक्सपेरिमेंटल डीएनए से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक हेवी नाइट्रोजन का यूज किया था। और भी इसके यूजेस हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला यूज, द हेवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए ऑफ द ई कोलाई। ये कुछ नहीं है, ये तो बस बताया कि ऐसे इनकॉर्पोरेट किया था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में लिखा है इन्होंने कि डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया था, डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम 14
14N होता है नॉर्मल नाइट्रोजन, उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया था और डिस्टिंग्विश किया था बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से डिस्टिंग्विश किया था जब ई कोलाई ग्रो हुआ एक मीडियम जिसके अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन था। तो सेकेंड जनरेशन के अंदर दो बैंड्स बने। पहले जनरेशन के अंदर एक दोनों डार्क बैंड थे। हेवी नाइट्रोजन का बैंड डार्क लिया था और नॉर्मल नाइट्रोजन का बैंड लाइट लिया था। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें दोनों बैंड्स डार्क थे। सेकेंड जनरेशन जब आई तो एक बैंड आया आपका लाइट, एक बैंड आया आपका डार्क। ठीक है, तो इसको ही उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दिया। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन उनको बताना था, इसलिए उन्होंने एक हेवी नाइट्रोजन का यूज किया जिससे वो एक नॉर्मल डीएनए और अपने एक्सपेरिमेंटल डीएनए को डिस्टिंग्विश कर पाए। मतलब उनका एक्सपेरिमेंट वाला डीएनए कौन सा है और नॉर्मल डीएनए कौन सा है उनको पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक हेवी नाइट्रोजन का यूज किया था। बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, फिर आप एक्सप्लेन कर देना कि क्या हुआ जो ये लास्ट 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये इतना भी एविडेंट नहीं है यहाँ पे डालने के लिए। एंड देन लास्ट में लिख देना दिस शोड दैट द डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डिफाइन अ सिस्ट्रोन। आपको बताना है सिस्ट्रोन क्या होता है, तो सबसे पहले सिस्ट्रोन देखिए क्या होता है। ये देखिए, सिस्ट्रोन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। जीन क्या होता है? जीन एक पूरा डीएनए का सेगमेंट होता है। ठीक है, उसको हम जीन बोलते हैं। सिस्ट्रोन क्या होता है? उस जीन के अंदर कुछ उसके फंक्शनल पार्ट होते हैं और कुछ पार्ट होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रोन। ठीक है, तो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो फंक्शनल यूनिट होती है जीन की, एंड ये कोड करती है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। फंक्शनल यूनिट का मतलब ही ये है कि आपका जो जीन है, जो आपका डीएनए वो आगे जाके प्रोटीन बनाए, प्रोटीन आगे जाके एंजाइम की तरह काम करे और फंक्शन रेगुलेट करे। यही होता है फंक्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जो आगे जाके प्रोटीन बनाए, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस अपने आप ही रेगुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिस्ट्रोन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रोन may कोड फॉर वन और मोर फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड्स। अब सिस्ट्रोन आपने डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन में आगे बोला है कि गिविंग एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आपको एग्जांपल देके मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो डायग्राम देख लीजिए, इजी हो जाएगा। मोनोसिस्ट्रोनिक का डायग्राम देखिए। मोनोसिस्ट्रोनिक का जो डायग्राम है उसके अंदर एक सिंगल प्रोटीन बन रहा है एक जीन्स के सेगमेंट से। ठीक है, सिंगल प्रोटीन बन रहा है इसलिए मोनो आया है नाम में। जूम करके देख लीजिए, मोनो नाम में आया है, सिंगल बन रहा है। सिंगल प्रोटीन बन रहा है इसलिए मोनो आया है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए हम इसको बोलेंगे। एक डीएनए का जो सेगमेंट है वो एक प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, सेकेंड डायग्राम देखिए। सेकेंड डायग्राम को हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉली मतलब मोर देन वन, मोर देन वन मतलब मल्टीपल प्रोटीन्स। ठीक है, तो पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है कि मोर देन वन प्रोटीन बन जाते हैं आपके डीएनए के सेगमेंट से, इसलिए हमने बोला है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। ठीक है, ये मेनली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। और जो आपका मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है वो मेनली आपके यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसी 2-3 डिफरेंस तो ये डायग्राम से ही पता चल गई, इन्हीं को आपको लैंग्वेज में लिख के आना है। ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर आपको सबसे पहले तो क्राइटेरिया लिखना है। तो क्राइटेरिया क्या है? वो आपको डिफरेंशिएट करना है मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड का नंबर क्या है मोनोसिस्ट्रोनिक के अंदर? ओनली वन। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वन पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीसिस्ट्रोनिक के अंदर है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। फिर इंट्रॉन्स लिखना है आपको। तो मोनोसिस्ट्रोनिक के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंट्रॉन्स का मतलब क्या है? इंट्रॉन एंड सिस्ट्रॉन, दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सिस्ट्रॉन होता है फंक्शनल यूनिट, इंट्रॉन होता है नॉन फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो पॉलीसिस्ट्रोनिक के अंदर इंट्रॉन्स मतलब नॉन फंक्शनल यूनिट नहीं होते हैं, इसलिए इतने सारे प्रोटीन बन जाते हैं। और मोनोसिस्ट्रोनिक के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं इसलिए एक ही प्रोटीन बनता है।
फिर उसके बाद जो मोनोसिस्टोनिक होता है वो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, पॉलीसिस्टोनिक जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर रहता है। याद कैसे करोगे? पी से पोली, पी से प्रोकैरियोट्स, ठीक है। पी से पोली, पी से प्रोकैरियोट्स, ऐसे याद रख लेना इसको। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में होगा, ठीक है। तो डायग्राम ऐसे बना के आ जाना तो फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5th, गिव एनी 6 फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। आपको ह्यूमन जीनोम के 6 फीचर्स बताने हैं। तो ह्यूमन जीनोम होता क्या है? ह्यूमन जीनोम क्या है ना, ह्यूमन जीनोम आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपका जितना भी डीएनए है, आपके अंदर जितना भी जीन है, उसी को हमने ह्यूमन जीनोम बोला, ठीक है। जो भी आपके अंदर डीएनए है, जीन है, उसी को हमने ह्यूमन जीनोम बोला है। तो ह्यूमन जीनोम की कुछ फीचर्स बताने हैं। तो देखिए, ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, तो लास्ट में जाते जाते ह्यूमन जीनोम का एक टॉपिक आएगा। उस टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे नंबर दिए हैं, 30,000 ये होता है, न्यूक्लियोटाइड ये होता है, जीन का नंबर ये है। आपको सब याद रखना है, क्योंकि सारे नंबर में आपको ना कोई भी क्वेश्चन नीट के अंदर आ जाएगा, कुछ भी परसेंटेज पूछ लेंगे, वो किसी भी जीन का नंबर पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको नंबर कैलकुलेशन पूरी याद होनी चाहिए। तो आपके बोर्ड्स में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन में आपको फीचर पूछा है ना, तो आपको पूरा नंबर बताना होगा। तो पहला तो ह्यूमन जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना है? 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जीन कितने होते हैं? एवरेज जीन कितने हैं, मतलब एक डीएनए के अंदर एवरेज जीन कितने होंगे? तो 3000 होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हम एस्टिमेट कर रहे हैं? पूरा अगर हम ह्यूमन का क्रोमोसोम निकाल ले और सारे जीन को हम कैलकुलेट करें, अराउंड 30,000 जीन है हमारे एक सेल के अंदर, ठीक है। फोर्थ, 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेम होते हैं सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जो हर एक बंदा दूसरे बंदे से अलग है, ठीक है। क्यों है? सिर्फ 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड है वो अलग है, उसकी वजह से लोग एक दूसरे से अलग हैं। बाकी 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स सबके अंदर सेम होते हैं, ठीक है। तो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो भी आपका जीनोम है उसके अंदर सिर्फ 2% से कम ही जीन है जो प्रोटीन को आगे जाके बनाएंगे, मतलब जो जीन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, वो ओनली लेस देन 2% है, बाकी सब नॉन फंक्शनल होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आपको लिखना है कि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं जिनका नंबर है 2968, एंड क्रोमोसोम नंबर Y के पास सबसे कम जीन होते हैं जिसका नंबर है 231। तो ये सारे पॉइंट्स एक छोटे शॉर्ट नोट्स के तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। इससे ज्यादा कुछ नंबर आएगा नहीं, तो ये एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग डीएनए replication, why is it that the entire molecule does not open in one go? ठीक है, इसमें ये पूछा है कि जब भी एक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक बारे में क्यों नहीं खुलता? क्यों एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा? रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब, तो देखिए, ये जैसे डायग्राम में दिया है ना, ये आधा खुल गया है, आधा यहाँ से नहीं खुला है, ये बंधा है, अभी भी कॉइल हो रखा है, कॉइलिंग पैटर्न में होता है ना हमारा डीएनए। तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये पूरा एक साथ नहीं खुला है, आधा खुला है। तो जितना आधा खुला है उसका ही नाम है रेप्लिकेशन फोर्क। क्वेश्चन में बोला है कि पूरा क्यों नहीं खुलता है एक बारी में, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद ये बताओ कि रेप्लिकेशन फोर्क होता क्या है, एक्सप्लेन रेप्लिकेशन फोर्क। उसके बाद दो फंक्शन बताओ मोनोमर्स के, दो फंक्शन बताने हैं आपको मोनोमर्स के। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के अंदर, हो जाएगा एक्सप्लेन। तो देखिए, सेम डायग्राम यहाँ पे भी रखा है, ये पूरा एक साथ नहीं खुला है, आधा आधा करके खुला है, तो इसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, जो आधा खुला हुआ है। तो डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क का एक छोटा सा आपको डेफिनेशन लिखना है। क्या डेफिनेशन है? डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस इन स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स में स्मॉल स्मॉल ओपनिंग में डीएनए रेप्लिकेशन होता है।
तो जो ओपनिंग है उसको हम एक रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये डेफिनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि क्यों एक बारी में नहीं खुलता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। सो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है छोटे छोटे पार्ट में करके हम इसका रेप्लिकेशन कर दें। अगर एक साथ हम बैठेंगे पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन करने, तो एक ही साथ बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इतनी एनर्जी हमारे सेल के अंदर नहीं होती है। तो सिंपल सा रीजन है कि एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी, इसलिए पार्ट में छोटा छोटा खुल खुल के वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। रेप्लिकेशन फोक का तो मैंने आपको बता दिया है डेफिनेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि मोनोमर्स जो होते हैं ना, क्या होते हैं मोनोमर्स? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपी, ये मोनोमर्स होते हैं। तो इनका आपको फंक्शन बताने हैं दो। तो मोनोमर्स जैसे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ न्यूक्लियोटाइड बाउंड टू 3 phosphates. The NTP present in DNA are called DNTPs. They are basic building blocks of life. They play important role in various metabolic functions. तो क्या फंक्शन है इनका? इनका फंक्शन, पहला फंक्शन ये होता है कि ये बहुत सारे जो बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है ना, मतलब आपका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो भी आप डाइजेशन की जो भी रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उन सबको हम मेटाबॉलिक फंक्शंस बोलते हैं। उन सब मेटाबॉलिक फंक्शंस में इन मोनोमर्स का काम होता है, जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपी जिसको बोला है, ये एक मॉलिक्यूल होता है। एक तो वहां पे इनका रोल होता है, बाकी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, ठीक है। इसको ये टर्म एनसीईआरटी ने लिखी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो आप लिख के आओगे एनटीपी। इन मोनोमर्स को बोला है। तो मोनोमर्स इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ न्यूक्लियोटाइड बाउंड टू 3 phosphate। नाम में ही लिखा है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोटाइड 3 फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एंटीपीज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, तो इनको बोल देते हैं डीऑक्सी एंटीपीज, ठीक है, डी एंटीपीज बोलते हैं। तो ये दो फंक्शंस है, आप लिख देना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और दूसरा मेटाबॉलिक फंक्शंस में ये रोल प्ले करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रेट्रोवायरस डू नॉट फॉलो सेंट्रल डोगमा, ठीक है। रेट्रोवायरस डू नॉट फॉलो सेंट्रल डोगमा कॉमेंट। सेंट्रल डोगमा क्या होता है और रेट्रोवायरस क्या होता है? देखिए, सेंट्रल डोगमा का मतलब है डीएनए से आरएनए बने, जैसे थर्ड लाइन में लिखा है डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से प्रोटीन बने, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो रेट्रोवायरस होते हैं वो सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करते हैं, इसका कमेंट करना है आपको। रेट्रोवायरस कौन होते हैं? रेट्रोवायरस मतलब रेट्रो, रेट्रो मतलब रिवर्स, पीछे जाना, ठीक है, रिवर्स, ये याद रखो, रेट्रो का मतलब हो गया रिवर्स। तो रेट्रोवायरस में क्या होता है ना, प्रोटीन से आरएनए बनेगा और आरएनए से डीएनए बनेगा, रिवर्स जाएगा, ठीक है। एंड जो बेसिक आपके नॉर्मल वायरस होते हैं वो सीधे जाते हैं, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। तो फ्रांसिस एंड क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज प्रोटीन टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए, इसलिए उनको रेट्रोवायरस बोला है। रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका क्या होता है? आरएनए भी होता है, डीएनए भी होते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। रेट्रोवायरस के अंदर बस ये आपको याद रखना है कि सब कुछ रिवर्स होता है। वहां पे डीएनए से आरएनए नहीं बनता है, वहां पे आरएनए से डीएनए बनता है। तो बस ये लिखना है। तो फ्रांसिस एंड क्रिक ने सेंट्रल डोगमा के बारे में बोला था कि हमेशा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन रेट्रोवायरस के अंदर रिवर्स होगा। तो द प्रोसेस फॉलोड बाय रेट्रोवायरस इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ऑपोजिट सीक्वेंस है, रिवर्स है, इसलिए हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है 5 लाइन का, लेकिन देख लेना क्वेश्चन में होगा कुछ नहीं, बेसिक सी कैलकुलेशन पूछी है जो आराम से हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला इन एन एक्सपेरिमेंट डीएनए इज ट्रीटेड विद अ कंपाउंड which tends to place itself amongst the stack of nitrogenous base pairs। एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने डीएनए को ट्रीट किया एक कंपाउंड से, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जो डिस्टेंस था बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस वो बढ़ा। कितने से बढ़ा?
0.34 नैनोमीटर से 0.44 नैनोमीटर बढ़ गया, तो आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, आपको लेंथ निकालना है डीएनए डबल हेलिक्स का, जिसके पास 2 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटिंग अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड। आपको पूरा लेंथ निकालना है डीएनए डबल हेलिक्स का, और आपको डिस्टेंस दे रखा है। कितना डिस्टेंस दिया है? 0.34 नैनोमीटर से बढ़ के 0.44 नैनोमीटर का डिस्टेंस आपको दिया है, और आपको बेस पेयर्स का भी नंबर दे रखा है जो है 2 इंटू 10⁹ ठीक है, तो पहले तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स देख लो कितने हैं, 2 इंटू 10⁹ है। ठीक है, लेंथ डीएनए डबल हेलिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ डीएनए डबल हेलिक्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। बहुत ही सिंपल मैथ है ये। जितने बेस पेयर है वो लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो बिटवीन जो भी एक बेस दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल लेंथ आ जाएगी आपको, क्योंकि एक डीएनए डबल हेलिक्स के बेस पेयर का नंबर दे दिया है। अब आपको क्या करना है? टोटल बेस पेयर लेने हैं और जो भी दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली यही करना है। तो टोटल नंबर है आपके 2 इंटू 10⁹ ठीक है, और एक जो दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.44 नैनोमीटर्स। तो 0.44 नैनोमीटर्स को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻⁹ करेंगे, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर दिया। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.44 इंटू 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा ना, कट जाएगा, तो बचेगा आपका 2 इंटू 0.44, तो 0.88 आपका आंसर निकल के आएगा इन मीटर्स ऑफ लेंथ ऑफ 1 डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट वुड हैपन इफ हिस्टोन्स वर टू बी म्यूटेड and made rich in acidic amino acids such as aspartic acid and glutamic acid in place of basic amino acids such as lysine and arginine। इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा अगर हिस्टोन को हम म्यूट कर दें और रिच कर दें इन एसिडिक अमीनो एसिड्स जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड इन प्लेस ऑफ बेसिक। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो हिस्टोन्स नाम के प्रोटीन होते हैं ना, उन प्रोटीन के अंदर मोस्ट अमाउंट में बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हैं। ये आपके हिस्टोन नाम की प्रोटीन में ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि क्या हम अगर हम इन बेसिक अमीनो एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। बस ये पूछा है कि क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है कि डीएनए जो है आपका वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। मैंने एमसीक्यूज जब कराए थे तब भी बताया था कि जो डीएनए होता है, ये देखिए डायग्राम बना के दिखाती हूँ तो समझेगा तुम्हें। हाँ, तो डीएनए जो आपका होता है, वो जो डीएनए होता है वो ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के आसपास ना बाइंड करता है। ये डीएनए है और बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसके, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। दिस आर हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दिस इज डीएनए। तो डीएनए जो आपका होता है ये होता है नेगेटिवली चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं आपके वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और अगर आपको केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन बेसिक अमीनो एसिड से रिच होता है, बेसिक अमीनो एसिड से रिच होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर हमने यहाँ से बेसिक अमीनो एसिड निकाल दिए, अब इस वाले डायग्राम ये सेकंड नंबर का जो कॉइल है ना, यहाँ पे जो हिस्टोन्स हमने डाले हैं, ये जो हिस्टोन्स है ये एसिडिक अमीनो एसिड से रिच है, तो इनके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब डीएनए भी आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में ना रिपेल करेंगे, बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये इफेक्ट होगा, अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखी है कि एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है, लाइसिन बेसिक है। लाइसिन एंड आर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और एस्पार्टिक एसिड नेगेटिव चार्ज रखते हैं। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज है एंड रैप करता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। अगर एसिडिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा हिस्टोन में बिकॉज ऑफ म्यूटेशन की वजह से अगर एसिडिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा
तो डीएनए वॉन्ट बी एबल टू रैप अराउंड इटसेल्फ, डीएनए रैप नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे ना। इसलिए लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल नॉट बी एबल टू फिट इनसाइड द स्मॉल स्पेस इन द न्यूक्लियस। तो अगर वो रैप नहीं होगा, एक स्ट्रैंड का लेंथ तो हमने अभी देखा 0.88 मीटर्स आया था, तो क्या वो एक इतनी छोटी सी सेल में इतना बड़ा लेंथ एक्यूमुलेट होगा? नहीं होगा ना। इसलिए इसको रैप करना पड़ता है, ऐसे कॉइल करना पड़ता है। ठीक है, कॉइल किसकी हेल्प से करता है? कॉइल हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से करता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन्स के नेगेटिव हो गए, डीएनए भी नेगेटिव हो गया, तो ये आपस में कॉइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ा जाएगा। तो ये पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ एफिशिएंट पैकेजिंग की वजह से। पैकेजिंग अच्छी हो इसलिए हमें उसके अंदर एसिडिक प्रोटीन्स नहीं डालने हैं, क्योंकि पूरा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ा जाएगा। तो यही चीज आपको 40 क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन की है। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 23 है शॉर्ट में और लॉन्ग में आपके 9 है। तो काफी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, अराउंड 21 22 क्वेश्चंस। We will do in our next session. Thank you so much.